प्रतिरोध का स्वर, जनवरी 2025। शीर्षक: केंद्र सरकार कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव को वापस ले। लेखक: आशीष। मुख्य पाठ: केंद्र सरकार ने एक नई कृषि विपणन मार्केटिंग पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप सभी राज्य सरकारों को भेजा है, जिसमें कारपोरेट पक्षधर वे सभी पहलू हैं जो 3 काले कानूनों में मौजूद थे। इस नीति को सभी राज्य सरकारों को भेजकर भाजपा ने इन परिवर्तनों के अमल के लिए शासक वर्गों की पार्टियों में बेहतर एकता बनाने का प्रयास किया है। कारपोरेट हितों के सभी पक्षों को संबोधित करते हुए इस प्रस्ताव में खेती के उत्पादन, फसलों के प्रारूप, एकत्रीकरण, सुखाना, छंटाई, पैकिंग, लेबलिंग, भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री सभी को शामिल किया गया है और गांव से लेकर निर्यात तक को जोड़ने की बात कही है। इसके पक्ष में यह भारत की कृषि, विपणन और निर्यात की एक तस्वीर पेश करती है। इसका दावा है कि 2016 से 17 से 2022 से 23 के दौरान कृषि में सालाना 5% की वृद्धि हुई। 2023 से 24 में खाद्यान्न उत्पादन 328 मीट्रिक टन होगा, बागवानी उत्पादन खाद्यान्न से ज्यादा 352 मीट्रिक टन होगा। कृषि निर्यात $50.2 बिलियन है। पिछले 10 वर्षों में कृषि आय में सालाना 5.23% की वृद्धि हुई है। पर यह किसान संगठनों द्वारा उठाई गई किसानों की आय और भरण पोषण की समस्याओं को पूरी तरह दरकिनार कर देती है। सरकारी मंडियों की सुरक्षा, एमएसपी व सरकारी खरीद। भारत की मंडियों में लंबे समय से व्यापारी किसानों पर हावी रहे हैं। फसल बेचने की मजबूरी और व्यापारियों के एकाधिकार के कारण किसान कम दाम और उधार में बेचने को मजबूर रहे हैं। अधिक उत्पादन होने पर दाम और गिर जाते हैं और मांग बढ़ने पर उसका मुख्य लाभ व्यापारी और बिचौलियों को मिलता है। एपीएमसी मंडियों, 21 फसलों की एमएसपी की घोषणा, कुछ राज्यों में कुछ फसलों की सरकारी खरीद और बैंक ऋण ने किसानों पर दबाव को कम तो किया, पर संतुलन फिर भी व्यापारियों के पक्ष में ही बना रहा। विनियमित और सरकार समर्थित मंडियों में बुनियादी ढांचे की स्थापना, उनमें दिन के लिए फसल के रेट का तय करना, कॉरपोरेट व बड़े व्यापारियों, साहूकारों के पंजीकरण पर रोक और भुगतान में धोखाधड़ी पर रोक ने कुछ ही अनुशासन कायम किए। कृषि के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार। मसौदे में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव राज्यों के कृषि विपणन मंत्रियों की एक सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति का गठन करना है, जो वित्त मंत्रियों की जीएसटी परिषद की तर्ज पर बनेगी और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के अमल पर निगरानी रखेगी। इसमें एपीएमसी अधिनियम में उचित बदलाव कराना, एकल लाइसेंसिंग पंजीकरण प्रणाली अमल कराना, एकीकृत बाजार शुल्क प्रणाली, व्यवसाय करने में आसानी की गारंटी व बाधा मुक्त कृषि व्यापार के माध्यम से कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की ओर बढ़ने का लक्ष्य है। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मूल्य श्रृंखला कंपनियों से जोड़ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सुधार किसकी मदद करने के लिए है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि बाधा मुक्त और सहायक माहौल बाजार प्रतिभागियों, कृषि मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वचालन और निजी बाजारों, ई ट्रेडिंग प्लेटफार्मों और प्रत्यक्ष विपणक, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और अन्य बाजार पदाधिकारियों की स्थापना के लिए सभी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और स्वचालन की सिफारिश करता है। वह यह भी कहता है कि लाइसेंसिंग को सार्वजनिक सेवा वितरण अधिनियम (पीएसडीए) से जोड़ा जा। पीएसडीए क्या है? इसके उद्देश्यों और कारणों में है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में नागरिकों और व्यवसायों को त्वरित, सरल, स्पष्ट, पारदर्शी, कुशल, जवाबदेह, निष्पक्ष, न्यायसंगत और सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी मिले। जाहिर है कि व्यवसाय हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित करना इसका असली उद्देश्य है। दस्तावेज यह निराधार दावा करता है कि मूल्य श्रृंखला कंपनियों के बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जबकि इनके प्रवेश से किसानों का घाटा बढ़ेगा। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को बड़े व्यवसाय का उपांग बनाना। किसानों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को सशक्त बनाने के कथित उद्देश्य के लिए मोदी सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत की गई। आज 50,000 से अधिक एफपीओ है,
जिनमें से कई सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दस्तावेज कहता है कि एफपीओ को भी लाइसेंस लेना होगा और उन्हें व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता से तब छूट दी जाएगी जब वे उपज को एकत्र कर उसे प्रोसेसर, निर्यातकों, संगठित खुदरा विक्रेताओं को बेचेंगे। स्पष्ट है कि एफपीओ को बड़े व्यवसाय के उपांग के रूप में कार्य कराने की योजना है। व्यापार शुल्क व लाइसेंस शुल्क में छूट। लाइसेंस शुल्क और व्यापार शुल्क को खत्म करना दस्तावेज में सुझाए गए प्रमुख कदमों में से एक है। यह ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दस्तावेज के अनुसार ई ट्रेडिंग के माध्यम से किसानों और व्यापारियों के बीच सीधे लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से इससे सरकारी मंडियों की उपयोगिता कम हो जाएगी और ये निजी बाजारों का एकाधिकार बनने की ओर ले जाएगा। किसानों के अधिकारों की अनदेखी। राष्ट्रीय कृषि नीति प्रस्ताव किसानों की शिकायतों को दरकिनार कर उन्हें कारपोरेट की ओर धकेलने का एक प्रयास है। दस्तावेज में किसानों के लिए किसी भी मजबूत अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है। इसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का उल्लेख तक नहीं है, जो कि किसान संगठनों की प्रमुख मांग रही है। कृषि पर बढ़ता कारपोरेट नियंत्रण। मूल्य श्रृंखला और ई ट्रेडिंग जैसे कदमों के माध्यम से कारपोरेट किसानों के उत्पादन से लेकर उनके व्यापार तक पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ रहा है। यह किसानों की स्वायत्तता और उनके आय स्रोतों पर सीधा प्रहार है। किसानों की व्यापक एकता की जरूरत। यह नीति स्पष्ट रूप से कारपोरेट के पक्ष में है। किसान संगठन और उनके समर्थक इस नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यह जरूरी है कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और समाज के अन्य तबके एकजुट होकर इस नीति के खिलाफ आवाज उठाए। निष्कर्ष। कृषि विपणन पर यह नई राष्ट्रीय नीति किसानों के लिए नहीं, बल्कि कारपोरेट लाभ के लिए तैयार की गई है। सरकार को चाहिए कि वह इस नीति को तुरंत वापस ले और किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति तैयार करे। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।